गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का अहम दिन रहा आज। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज इन दिनों नई दिल्ली की यात्रा पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत सहारे के रूप में उभरी है जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। फोकस ऑन इंडिया नीति के तहत जर्मनी भारत के साथ आर्थिक और सामरिक सहयोग और मजबूत करना चाहता है। दोनों देश आसपास हो रहे भू राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में अपने रिश्तों में विस्तार की अधिक संभावनाएं तलाशना चाहते हैं। होगी चर्चा इसी मुद्दे पर विशेष मेहमानों से। वहीं होगी बात महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी सरगर्मी भी तेज हुई है। साथ ही साथ दाना चक्रवात के लैंडफॉल के बाद से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जारी है भारी बारिश। चक्रवात दाना के कारण उखड़े पेड़ों को हटाने में जुटी एनडीआरएफ। इसके साथ ही होगी बात सांस फुला रही दिल्ली की हवा की भी। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा में दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और हरित हाइड्रोजन रोड मैप समेत कई समझौते। पीएम मोदी ने कहा, तमाम क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक। भारत और जर्मनी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ के तहत स्वतंत्र नौवहन पर दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार। पूर्वी लद्दाख सीमा से भारत और चीन की सेनाओं की वापसी हुई शुरू। 23 अक्टूबर से शुरू हुई प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक होगी पूरी। इस महीने के आखिरी तक सेनाओं की गश्त भी होगी शुरू। महाराष्ट्र में नामांकन का काम हुआ तेज। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मंत्री छगन भुजबल समेत दिग्गजों ने भरा पर्चा। झारखंड में पहले चरण के नामांकन का काम पूरा। पुणे टेस्ट पर न्यूजीलैंड की पकड़ हुई मजबूत। दूसरे दिन हासिल की 301 रन की बढ़त। भारत पहली पारी में 156 रन पर ढेर। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर नई दिल्ली और बर्लिन के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण 7वें इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस आईजीसी की अध्यक्षता की। वार्ता में दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर सहयोग का ऐलान किया। भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। इन समझौतों से द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती आएगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत जर्मनी सहयोग की नई इबारत लिखी गई। हैदराबाद हाउस में 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के बाद कई बड़े समझौतों की घोषणा हुई। इनमें खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर सहमति शामिल है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। इस अवसर पर भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर रोडमैप का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच रोजगार और श्रम के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स में अनुसंधान और विकास संबंधी सहयोग पर
साझा घोषणा का भी आदान प्रदान किया गया। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। साथ ही भारत जर्मनी हरित शहरी मोबिलिटी साझेदारी से जुड़े साझा पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। All German leaders during the IGC emphasized on the intention and desire of Germany to further increase this intake of skilled professionals and talent from India. During the IGC, both sides concluded a joint declaration of intent on labor and employment and also an MOU on skill development. पीएम ने साझा वक्तव्य में यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट को चिंताजनक बताया। पीएम ने कहा कि भारत का हमेशा से मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वहीं जर्मन चांसलर ने भी इन संघर्षों को लेकर चिंता जाहिर की। जर्मन चांसलर ने भारत के साथ जर्मनी की मजबूत साझेदारी को रेखांकित किया। 25 years ago, we created the strategic partnership between Germany and India. Our cooperation has become ever more trusting, solid and substantial. Growing together with innovation, mobility and sustainability. That is the motto of the 7th Indo-German Intergovernmental Consultations. इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, निवेश और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग की संभावना पर चर्चा की। विशाल बेरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जर्मन चांसलर 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत सहारे के रूप में उभरी है जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्च ने माना कि सम्मेलन सिर्फ आपसी हितों तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक संघर्षों को रोकने और समाधान तलाशने पर भी पड़ेगा। दोनों ही नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था की बात कही। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this: let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के सीईओ फोरम की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वहीं जर्मनी के चांसलर ने बीते सालों में हुई व्यापारिक प्रगति पर संतोष जताया। एशिया पैसिफिक सम्मेलन के दौरान दोनों ही नेताओं ने आपसी सहयोग को अगले स्तर पर पहुंचाने की बात कही। जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसीजन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का आपसी व्यापार $30 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत जहां तकनीक और निवेश आकर्षित करना चाहता है, तो वहीं जर्मनी भारत के टैलेंट और एस्पिरेशनल ड्राइव फोर्स को। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और भारत और जर्मनी के संबंधों पर ही आज भी हमारा विशेष आधारित है। भारत जर्मनी की दोस्ती ने पकड़ी नई रफ्तार, और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। जर्मनी में भारत के पूर्व राजदूत एम्बेसडर गुरजीत सिंह जी जुड़ गए हैं। एम्बेसडर गुरजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शीतल शर्मा, प्रोफेसर सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU से। प्रोफेसर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर गुरजीत, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, और इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। हम सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि अगर आप आज की मुलाकात के समझौतों के अगर बिग टेकअवेज हम जाने तो वो क्या आप मानते हैं? भारत और जर्मनी अपने रिश्ते मजबूत, गहरे और कई तरह से दोहरा रहा। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो 25 साल पहले हुई थी, लेकिन उस 25 साल में ना हम वो रहे, ना वो रहे, ना दुनिया वो रही। तो अब इस समय का जो संसार है, उसकी जो चुनौतियां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत और जर्मनी एक नया पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें दुनिया का और लोगों का जो एक पब्लिक गुड है, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और विश्व में शांति की ओर बढ़ने की तरकीबें सूझी थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नजर आ रही है कि भारत और जर्मनी का जो रुख है, चाहे रूस पे, चाहे अमेरिका पे, चाहे चीन पे, वो एक जैसा नहीं है, लेकिन उनका मसलों का हल वो हम दोनों एकजुट होकर करने को तैयार हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत और जर्मनी एक दिखा रहे हैं आपस में मिलकर, मैं समझता हूं ये आज की मीटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश। जी प्रोफेसर शीतल, आज की मुलाकात या जर्मन चांसलर का भारत दौरा, और खासकर ये दौरा 2024 में जो हो रहा है, क्योंकि बीच में जिस तरह से एम्बेसडर गुरजीत ने कहा कि 25 साल पुरानी जो दोस्ती रही है उसमें बहुत कुछ बदला है, दुनिया ही बदल गई है। ऐसे में क्या आप ये मानती हैं कि इस दौरे के दो मोर्चों पे देखने की जरूरत है? एक, द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े मुद्दे रहे हैं जिस पे दो अलग अलग विचार रहे हैं दोनों ही देशों के, उन विचारों के साथ भी साझा हितों पे काम करने का जो प्रयास रहा है वो और मजबूत हुआ आज के दौरे में। ये बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि द्विपक्षीय भी और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको देखा जा सकता है, पर मैं इसमें एक तीसरा आयाम और भी जोड़ना चाहूंगी जो यूरोपियन संघ से रिलेटेड है। जर्मनी जो है वो यूरोपियन संघ की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी ताकत है और काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है 27 मेंबर स्टेट्स के ब्लॉक पे। तो इसको 3 लेवल पे समझा जा सकता है। हालांकि हमारा जो द्विपक्षीय है वो पिछले 25 वर्षों में, मैं तो कहूँगी 3 दशकों से, जब से आप कहिए शीत युद्ध का अंत हुआ है, उस समय से ही जब भारत में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ, वहीं से जो है वो रिश्तों की जो दिशा थी वो बहुत ही अलग बदली है। और इसमें 2-3 चीज़ें और भी समझी जा सकती हैं कि जब से चांसलर साहब शोल्स जो आए हैं सत्ता में, वो एकदम से आप देखिए कोविड के बाद का वर्ष था, 21 से उन्होंने सत्ता में आए हैं, सत्तारूढ़ हुए हैं, और जब से उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया है कि भारत के साथ जो जर्मनी के द्विपक्षीय समझौते हैं या रिश्ते हैं उनको और घनिष्ठ किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी का दौरा किया, पिछले वर्ष भी 2 बार 2 समिट्स में आए शोल्स इंडिया में, और इस बार भी आए हैं। तो ये सब किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जर्मनी के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए और पूरे विश्व के लिए जो भारत का स्तर है, स्टेचर है, एज ए ग्लोबल पावर है, एज ए इकोनॉमिक हाउस है, ये बढ़ता जा रहा है और ये निरंतर जो है ऊपर की दिशा की ओर इसका ग्राफ जा रहा है। तो इसमें हमारे लिए बहुत से की टेकअवेज हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट में भी बोला कि शांति से लेके समाज तक, आप छोटे से छोटी तकनीक के क्षेत्र से एनर्जी तक, डिफेंस, सिक्योरिटी, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके ऊपर मुद्दों पर बात नहीं हुई है। पर ये जरूर है कि अगर हम 3 दशकों की भी बात करते हैं और पिछले 25 साल से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की भी बात करते हैं, तो मैं कहीं समझती हूँ कि जर्मनी और इंडिया तीसरी और चौथी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। कहीं ना कहीं जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है, जो ट्रेड है, वो 30 बिलियन यूरो के आसपास ही है, जिसको बढ़ाने का बहुत स्कोप है। अब तक अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर एक्सप्लॉइटेड पोटेंशियल रहा है। बट उसके साथ ये भी है कि हम अपने रिश्तों को सिर्फ ट्रेड के मापदंड से ही ना देखें कि भाई कितना व्यापार हुआ तो ही हमारे रिश्ते अच्छे हैं।
हमारी प्रेजेंस भले ही भारतीयों की प्रेजेंस जर्मनी में उस तादाद की ना हो जैसी हमारी शायद यूएस में है या यूके में है, पर जो घनिष्ठता जो हमारे संबंधों की है वो बहुत अच्छी है। जी, एम्बेसडर गुरजीत, फोकस ऑन इंडिया, ये जो पेपर या ये जो नीति एक रही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए और कुछ नए आयामों को तलाशने के लिए, और भारत पे पूरे तरीके से जर्मनी का फोकस, इसको शिफ्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वक्त की ज़रूरत कहें या इसको प्रायोरिटी तय करना जर्मनी ने अगर माना है भारत को लेकर, तो भारत, चीन और तमाम जहां ऐसे देश जहां जर्मनी की अपनी साझेदारी है, ऐसे में भारत को फोकस ऑन इंडिया अगर किया जाता है तो उसके पीछे के कारण क्या आपको दिखते हैं? इस बार 2 ऐसे स्ट्रेटेजिक पेपर निकले हैं, एक तो फ्यूचर ऑफ इंडिया और दूसरा है स्किल और मोबिलिटी के बारे में। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं, और जो ये इंडिया स्ट्रेटेजी पेपर है, इन्होंने क्या कोशिश की है कि कई पार्टनरशिप चल रही थी, इंडो जर्मन एजुकेशन पार्टनरशिप, एनवायरनमेंट पार्टनरशिप, एनर्जी पार्टनरशिप, कई थी, उन सबको वो एक दायरे में ले आए हैं और उसमें नई चीजें भी डाली हैं, जैसे हाइड्रोजन पार्टनरशिप, इनोवेशन पार्टनरशिप, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो सिर्फ मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री प्रोग्राम नहीं, पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच उन्होंने हमारे सामने पेश किया है। और क्योंकि आईजीसी में 7 अलग अलग मंत्रालय आते हैं, इसमें क्या होता है कि एक अटेंशन बनती है, तो उस अटेंशन को ध्यान को रखने के लिए ये जो नीति का एक नीति इन्होंने प्रदान की है, ये बड़ी एक उनको सहूलियत है कि हम रेफरेंस कर लें, इसमें तो सब कुछ आ गया। और दूसरा, क्योंकि स्किल और मोबिलिटी बहुत जरूरी है, वो स्किल, टैलेंट, मोबिलिटी, उसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजिक पेपर है। तो इन दोनों को मिलाकर आप देखते हैं कि इस समय जर्मनी का ध्यान पहले से कई अधिक भारत के ऊपर है, और ये यूक्रेन के मतभेद के रहते हुए हुआ है। तो जैसे प्रोफेसर साहब कह रही थी कि कोविड के बाद और रूस का और यूक्रेन क्राइसिस के बाद भारत और जर्मनी के जो वर्ल्ड व्यूज थे वो फर्क हो गए, लेकिन इस डिफरेंस के होते हुए भी एक नई पार्टनरशिप हमने बनाई है, जिसको सस्टेनेबिलिटी पार्टनरशिप का नाम दिया जाता है। उसमें $10 बिलियन डाले गए। तो इसलिए जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम सिर्फ ट्रेड के दायरे से नहीं देखते, हम देखते हैं कि दोनों तरफिया इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, वो भी तो 10-15 बिलियन के ऊपर है। ट्रेड बिना EU FTA के 30 बिलियन पे पहुंच गया है, और जो जर्मनी का ODA है भारत की तरफ, वो अब 10 बिलियन यूरो से भी ज्यादा है। तो ये अब पूरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी अब सीरियस हो गया है भारत के बारे में। और ये तो सिर्फ सरकारी पहलू है, अभी तो बाकी प्राइवेट पहलू आगे आने हैं। जी, प्रोफेसर शीतल, जिस तरह से एम्बेसडर गुरजीत ने भी कहा है कि आगे भी अभी बहुत से ऐसे समझौते होने बाकी है, क्योंकि हम जानते हैं जर्मन चांसलर अपने साथ जहां एक तरफ मंत्रियों का एक समूह लेके आए हैं, साथ ही साथ कारोबारियों का बड़ा समूह उनके साथ है, जिस तरह के दोनों ही एक तरह से कार्यक्रमों में शिरकत करनी थी सबको। ऐसे में जब हम क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन को लेकर जब हम देखते हैं कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सहमति बनी है, क्या ऐसा लगता है कि चीन को भी देखते हुए या चीन के बाजार से जो तमाम एक तरह से आशंकाएं हैं जर्मनी को, उसका एक बेहतर विकल्प के तौर पर भारत दिखाई देता है? और भारत आज की तारीख में इमर्जिंग इकोनॉमी है, उस लिहाज से भी भारत एक उनके लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन साबित हो रहा है। इतिहास में संबंध तो एक तरफ हैं ही, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि भारत एक विकल्प बनता है चीन का। भारत एक पावर है। इनफैक्ट अगर भारत को यही कहते रहेंगे कि क्योंकि चाइना से मुंह मोड़ रहे हैं इसलिए भारत की तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमें अपने आप को ये देखना है कि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था अब उतनी नहीं रहे कि नेसेंट स्टेज में है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अच्छे खासी उभर चुके हैं।
बात रही दूसरे क्षेत्रों की, जैसे कि अगर हम कोऑपरेशन की बात करते हैं या चाइना को लेकर करते हैं, चाइना से ट्रेड तो है ही। देखिए इसके अलावा भी कि चाइना के साथ काफ़ी अलग मुद्दे रहते हैं, पूरे विश्व के हैं, यूरोप के हैं, यूएस के हैं, इंडिया के हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, अपने साउथ चाइना सी, किसी भी रीजन में देखिए चाइना के साथ कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव, टकराव हाई डिग्री इंटेंसिटी का, लो डिग्री इंटेंसिटी का तकरीबन सबके साथ है। पर उसके अलावा चाइना के साथ ये है कि सबके घनिष्ठ संबंध भी हैं। यूएस की इतनी तकरार है, फिर भी आप देखिए 900 से 950 हजार बिलियन यूएसडी का, डॉलर का ट्रेड चलता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भारत अपना रास्ता इस परिप्रेक्ष्य में या इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बना सकता है। यहाँ पर ये है कि हमें ये देखना है कि भारत और जर्मनी किस आयाम पर इकट्ठे हो सकते हैं, किस आयाम पर एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। जैसे आपने अभी बात कही और एम्बेसडर साहब भी जिक्र कर रहे थे इनोवेशन का, वोकेशनल का, स्किल का। जर्मन मिडिल स्टैंड जो है वो काफी हद तक जो उनकी इंडस्ट्री है, जो मीडियम स्मॉल स्केल साइज इंडस्ट्री है, वो स्किल बेस्ड है। बहुत ही उम्दा किस्म का मैं कहूंगी स्किल का इस्तेमाल होता है, ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप है। इंडिया को ये सब चीजें की इन सब चीजों की बहुत जरूरत है अगर हमें मेक इन इंडिया इनोवेशन का पूरी कागार तक उसको फुल गियर में अगर हम उसे लॉन्च करना चाहते हैं। तो इन सब मामलों में हमारे समझौते जो है जर्मनी के साथ, हमारे स्किल के लिए, हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, हम उनको मॉडल की तरह अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग, हम अपने इनोवेशन को करें। इसके साथ साथ यही नहीं कि स्किल आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, जो इनोवेशन की है, आप देखिए एआई में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, एक्सटेंडेड रियलिटी है। आप कितने तरीके के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आयाम है, आईटी है, फाइनेंस में जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये सब रोबोस्ट सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया का इनोवेशन, इंडिया का स्किल, इंडिया की स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं जस्ट इंडिया के लिए या यूएस के लिए बल्कि तमाम यूरोप में बढ़ती जा रही है। और इतनी कंपनियां हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है, बहुत कुछ है जिसमें कि ये समझौते हैं वो एक एज ए फ्रेमवर्क, एज ए फैसिलिटेट करते हैं हमारे साथ आने को और अपने समझौतों को फ्रक्टिफाई करने के लिए या मटेरियलाइज करने के लिए। एम्बेसडर गुरजीत, जिस तरह से प्रोफेसर शीतल बता रही हैं कि तमाम वो नए क्षेत्र, यानी कि 25 साल में भारत किस तरह से भारत ने अपने को उन क्षेत्रों में मजबूत किया है, ऐसे में जब 50 साल होने जा रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के, भारत और जर्मनी के, आप किस तरह से इस सहयोग के और तमाम डायमेंशंस देख रहे हैं? क्या वो नए और क्षेत्र होंगे दोनों देशों के बीच में? फोकस ऑन इंडिया पे, इंडिया की तरफ फोकस है, लेकिन भारत को क्या चीजें मिलने जा रही हैं? जो फोकस ऑन इंडिया पेपर है उसमें इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को बहुत महत्व दिया है और इसने बहुत अच्छा पहलू अपना निभाया है हमारी। अब देखिए आज आईआईटी चेन्नई और ड्रेसडेन यूनिवर्सिटी का एक समझौता हुआ है, आईआईटी इंदौर का 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के साथ समझौता है, आईआईटी मंडी में जर्मनी का प्रभाव है। तो जर्मनी ने हमारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज के साथ अच्छा तालमेल बनाया हुआ, तो हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं वहां पर वो भी ज्यादातर साइंस, टेक्नोलॉजी और इनकी उभरती फील्ड्स में है। तो अब ऐसा है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दायरा है वो तो अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, क्लाइमेट, इनोवेशन, ये सब पार्टनरशिप्स आ गई हैं जो डायरेक्टली हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन वो पार्टनरशिप का इनका दायरा अलग है। तो लेकिन इसको हमने पूरी तरह एक तरह से देखना चाहिए और इसी में हमारा स्किल, टैलेंट डेवलपमेंट, माइग्रेशन, मोबिलिटी सब इसी में आता है। तो इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट जब ये इकट्ठा होता है तो पूरी दुनिया के, विश्व के लिए अच्छा ही होता है। तो ये मैं समझता हूं बड़ा महत्वपूर्ण एक पहलू है जिसको हमें आराम से आगे बढ़ाना चाहिए। जी एम्बेसडर गुरजीत, भारत और जर्मनी दोनों एक मुद्दे पर
मतलब द्विपक्षीय संबंधों पर आम राय और सहमति दिखाई देती है, तो अंतर्राष्ट्रीय अगर मुद्दे हम बात करें रूस यूक्रेन को लेकर, दोनों ने संभलते हुए लेकिन अपने अपने पक्ष को सामने रखा है। मगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक तरह से अवसरवादी और आक्रमणकारी जो तमाम नीतियां रही हैं उसके खिलाफ बोलते हुए दोनों ही नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से उस क्षेत्र पे काम करने की जरूरत है और मिलकर काम करने की जरूरत है। तीन चीजें हैं। पहला है यूक्रेन क्राइसिस, उसमें शॉल्ज ने तो रशिया का नाम लिया, हमारी तरफ से तो रशिया का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन हम दोनों कहते हैं कि उसमें शांति बनानी चाहिए। और इसमें चांसलर शॉल्ज ने कहा कि भारत एक देश है जिसने सब पक्षों के साथ ओपन डोर रखे हुए हैं और हमारा जो रोल है वो सपोर्ट करते हैं आगे इसको एक शांति वार्ता को करने की। दूसरी बात है, चांसलर शॉल्ज ने ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, आसियान सब एरिया में जो हॉट वॉर चल रही है उसकी बात की, चीन का नाम नहीं लिया। ये उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है कि मैं सब कुछ बोल दूं लेकिन चीन के ऊपर उंगली नहीं उठाऊं, क्योंकि उनका जो बिजनेस है ना वो सबसे प्रो चाइना एलिमेंट है जर्मनी में, उसके सारे मुनाफे चीन से आते हैं। और उनकी जो हालत इस समय जर्मन इकोनॉमी की है, जर्मन बिजनेस अभी चीन का पल्ला छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे प्रोफेसर ने बताया, हमारा रोल बनता है कि इस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हम अपना कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएं। हम वो छोड़ दें कि आप रशिया के बारे में क्या छोड़ते हैं, आप चीन के बारे में क्या बोलते हो और आगे जाके अमेरिका के बारे में क्या सोचेंगे, वो तीनों छोड़ दीजिए। ये हमको अपनी ऑटोनॉमी में एक पार्टनरशिप बनानी। जी प्रोफेसर शीतल, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स पर भी दोनों नेताओं में सहमति दिखाई दी है, तो कई ऐसे मसले जहां पर एक राय ना होते हुए भी साथ आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े मसले हैं जिन पर एक राय दिखाई देती है। और मल्टीलैटरल फोरम्स के रिफॉर्म्स को लेकर तो एक तरह से बड़ी मुखरता से भारत भी कहता रहा है और जर्मनी भी उस बात को हमेशा से भारत का समर्थन करता रहा है। ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म और पर्टिकुलरली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तो इज द नीड ऑफ द आवर। वो इसलिए भी है, देखिए पिछले साल हमने जो G20 समिट की प्रेसिडेंसी की थी और उसको पूरे विश्व को ये बताया कि किस तरीके से भारत में ये क्षमता है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेने के लिए। वो लीडरशिप सिर्फ इसी बात के लिए नहीं है कि हमको एक स्टेटस क्लेम करना चाहते हैं, हम एक ऐसी वर्ल्ड की जनसंख्या के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें उन मुद्दों को जिनको आजकल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत डिस्कस करते हैं या एड्रेस करते हैं। हम एक ऐसे विश्व के उस भाग के लीडर बन सकते हैं या लीडर हैं जिसको एक्चुअल में इस डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स की या आप कहिए कि बढ़ती हुई आधुनिकता की इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। इन सब सारी चुनौतियों को, इन सब सारे चैलेंजेस को कौन है जो विश्व पटल पर या ग्लोबल स्टेज पर क्लियरली एड्रेस कर सकता है बिना किसी ऐसी सिचुएशंस के कि जहां उसका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो या उनकी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम हो या उनकी डेमोक्रेसी। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत एक ऐसी सशक्त सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक आप कहिए कि एंटिटी है, एक ऐसी इकाई है जिसमें ये क्षमताएं हैं कि वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। जहां तक रही मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात, कहीं ना कहीं ये अभी भी पिछले दशकों की या पिछली सेंचुरी की, पिछले शतक की जो है कॉन्फ़िगरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसकी संरचना को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो पावरफुल हैं, डेवलप्ड हैं, वो ही डिसीजन लेती हैं। उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज की जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटीज का, उसका अंदाजा नहीं है। कहीं ना कहीं वो जो गैप है अंडरस्टैंडिंग में ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, उसको प्रेजेंट इंडिया बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, क्योंकि इंडिया वहीं से निकल कर आता है और उस टेबल पे भी, ग्लोबल हाई टेबल पे भी बैठने की क्षमता रखता है जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो हमारा जो पर्सपेक्टिव वो बहुत ज़्यादा वाइड है, इसलिए हम उन डेवलपिंग कंट्रीज के भी मुद्दों की बात कर सकते हैं, डेवलप कंट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चल सकते हैं। यहाँ हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है जैसे चाइना की है कि अपनी मिलिट्री मसल को फ्लेक्स करने की, या विस्तारवादी है
या कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को किसी भी पैमाने पे सामाजिक आर्थिक पे डिस्क्रिमिनेट करने की। हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इंडिया का जो एक छवि रही है, वो एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर की रही है, जो सबका साथ सबका विकास सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में भी करने की बात करता है, चाहे वैक्सीन मैत्री से हो या टेक्नोलॉजी से हो। हमें इस वक्त जरूरत है एक ऐसी आवाज बनने की ग्लोबल साउथ, जो कि एक्चुअल में कुछ वर्षों में ऐसी चुनौतियों का सामना करेगा जो रियल टाइम चैलेंजेस होने वाले हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का है, एनर्जी सिक्योरिटी का है। जी, यहाँ पर यदि हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हो, ये हमारे लिए तो फायदे में रहेगा ही रहेगा, पर हम उन देशों की भी आवाज बन सकते हैं जो शायद अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची हैं जहां अपने को एक ग्लोबल टेबल पे बैठा देख पाए। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर शीतल, आप सही कह रही हैं। भारत एक ऐसी एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है जो विकासशील देशों के तमाम उन मसलों को भी मुखर रूप से इन मंचों पर रखता रहा है, चाहे मल्टीलैटरल फोरम्स हो और द्विपक्षीय संबंधों में भारत की कुशल कूटनीति ही रही है कि विकसित देशों के बीच के टकराव के बावजूद भी भारत के अपने द्विपक्षीय संबंध तमाम देशों से मजबूत होते रहे हैं। और उसी का एक बड़ा उदाहरण है भारत और जर्मनी के बीच आज की जो मुलाकात रही दोनों ही नेताओं के, और किस तरह से अब ये रिश्ते नए आयामों, नए क्षेत्रों को एक तरह से चुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी मुलाकात का विश्लेषण करने का, और भारत और जर्मनी के रिश्ते किस तरह से नए आयाम पर पहुंच रहे हैं इस पर बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे होगी बात महाराष्ट्र और झारखंड के सियासी घमासान की। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर UPI पिन डाला उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारत और चीन की सेनाएं 23 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और डेपसांग पॉइंट में दोनों सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। सेनाओं के पीछे हटने की ये पूरी प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद इस महीने के आखिरी तक सेनाओं की गश्त भी शुरू हो जाएगी। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक दोनों देश अप्रैल 2020 की पोजीशन में वापस लौटेंगे।
सेनाओं के पीछे हटने की पूरी प्रक्रिया में सेना की वापसी और वहां के ढांचों का भी हटना है। ये समझौता केवल डेमचोक और डेप्सांग इलाकों के लिए है। इसके अलावा पूर्वी पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए वार्ता जारी रहेगी। उधर महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के ऐलान के साथ सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बड़े चेहरों ने भरा नामांकन, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में एक तरफ पर्चे भरने का काम जारी है, तो दूसरी तरफ नेताओं के पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला भी जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन भी किया। नामांकन के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत दिग्गज नेता मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पहले फडणवीस ने पूजा पाठ किया और परिवार ने उनकी आरती उतारी। नामांकन दाखिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने महायुति सरकार को फिर से चुनने का भरोसा जताया। हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और येवला विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार छगन भुजबल ने भी नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया। लास्ट इलेक्शन में कुछ 60-65 हज़ार का कुछ लीड था। इस बार जो है 25 हज़ार और लीड हमारा बढ़ेगा और हम चुन के आएंगे। नामांकन के साथ ही पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने का सिलसिला भी जारी है। दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हो गए हैं। जीशान सिद्दीकी का अजीत पवार ने पार्टी में स्वागत किया। इसके अलावा एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बांद्रा पूर्व सीट से जीशान सिद्दीकी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। जीशान ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। उधर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर चर्चा जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत अभी भी यही कह रहे हैं कि सोमवार तक सब फाइनल हो जाएगा। अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी। वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने में लगी है। दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की सीईसी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता और पार्टी नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर से आरक्षण का मसला उठाने की तैयारी में है। मैं अभी भी उनको चैलेंज करता हूं कि 50% का आरक्षण का जो मर्यादा है ये हटा के दिखाए और जो लोग जातीय आरक्षण की प्रतीक्षा में हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाए। कुल मिलाकर राज्य में सियासी पारा चढ़ रहा है और नामांकन का काम पूरा होने तक ये सियासी गुणाभाग जारी रहेगा। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड में पहले चरण के नामांकन का काम पूरा हो गया है। आखिरी दिन बड़ी संख्या में पार्टी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बड़ी संख्या में पार्टी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के साथ साथ आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिला सकती है। जीत सुनिश्चित है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं। तो वहीं आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो सिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन भरने के बाद सिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया। सिल्ली की जनता को का आभार और धन्यवाद देते हैं कि उनके क्षेत्र पे फिर से नॉमिनेशन करने का अवसर मिला है। उनका आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ सभी को धन्यवाद।
झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट से उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता विधानसभा चुनाव करवाने के लिए यहां आ रहे हैं। इन्हें झारखंड में कोई भी बांग्लादेशी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी समेत अन्य 35 नेताओं के नाम शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगा हाल क्या है दाना का अपडेट। चक्रवात तूफान दाना के लैंडफॉल के बाद अब किस तरह से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। न्यूज नाइट में आगे बढ़ने से पहले बताते हैं आपको कि अभी तक आपने क्या देखा। जर्मन चांसलर का भारत दौरा, भारत जर्मनी के बीच हुए कुछ अहम समझौते। भारत और जर्मनी के बीच आज कुछ अहम समझौते हुए हैं। इन समझौते के साथ ही दोनों देश नए आयाम पर अपने संबंधों को ले जाएंगे। वहीं पूर्वी लद्दाख से सेनाओं की वापसी शुरू हुई है। महाराष्ट्र झारखंड का सियासी घमासान भी हमने आपको दिखाया, किस तरह से टिकट बंटवारे के बाद नामांकन पत्रों का भरना जारी है और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी महाराष्ट्र और झारखंड में जारी है राजनीतिक पार्टियों के बीच में।
भयंकर चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट को पार कर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार आधी रात से शुक्रवार सुबह तक तूफान का लैंडफॉल हुआ। लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब 4 से 5 घंटे तक जारी रही। भीषण चक्रवात दाना अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ गया है। क्षतिग्रस्त मकान, टूटे हुए पेड़, बाधित सड़कें और उखड़े हुए बिजली के खंभे, ये नज़ारा ओडिशा में आम है। हालांकि पहले से तैयारियों का भी असर देखा जा रहा है, जिसके कारण जनहानि को तो पूरी तरह से रोक दिया गया। अब सामान्य स्थिति बहाल करने की कवायद चल रही है, जिससे जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ सके। भीषण चक्रवात दाना ओडिशा के तटवर्ती जिलों केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। इसके असर से तेज आंधी और बारिश हो रही है। दाना चक्रवात ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा के बीच कल मध्य रात्रि के बाद पहुंचा। इसके असर से कई बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और कच्चे मकान नष्ट हो गए। प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। भीषण चक्रवात दाना अब धीमे धीमे कमजोर पड़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात दाना कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। हालांकि प्रभावित इलाकों में भारी बारिश हो रही है। रेनफॉल जारी रहेगा। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अभी चल रहा है। स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केवंझर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल जैसे ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर और एडजनिंग एरियाज। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से दाना से हुए नुकसान का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। There has been no report of any casualty anywhere. We have achieved the target of zero casualty due to proper planning and execution. Airport services have become normal. All the road blockage will be clear by 1 PM today. पश्चिम बंगाल में भी चक्रवात दाना का असर देखने को मिला। हालांकि राहत और बचाव के लिए पहले से ही तैयारियां की गई थीं। कोलकाता में भारी बारिश से शहर के विभिन्न हिस्सों में जल भराव हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक चक्रवात के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। हम सभी डीएम, एसपी, बीडीओ, एसडीओ व आपदा प्रबंधन विभाग का धन्यवाद करते हैं। हम लगातार डीएम से संपर्क में हैं और वे हम स्थिति से अवगत करा रहे हैं। हमने निचले इलाकों से 2,16,000 लोगों को निकाला है। राहत शिविर में सबके खाने पीने आदि की व्यवस्था की गई है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी थीं। संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय पहले से ही कर लिए गए थे, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो इनपुट के साथ उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत में पिछले कुछ दशकों में आपदा प्रबंधन के मोर्चे पर जनता के बीच यानी कि समुदायों के बीच में और साथ ही साथ राज्यों के साथ बेहतर समन्वय का ही नतीजा रहा कि आपदा प्रबंधन के तहत ही बेहतर आपदा प्रबंधन के साथ दाना चक्रवात के दौरान भी जनहानि नहीं हुई है। आइए एक बार ये भी देखते हैं कि किस तरह से इस दाना चक्रवात से पहले जो पूर्वानुमान थे उस पर मौसम विभाग से लेकर तमाम और एजेंसियों ने किस मुस्तैदी से काम किया है। सैटेलाइट से निगरानी से किस तरह की मदद मिली, इसरो की सैटेलाइट से डेटा जुटाया गया और इस डेटा को जुटाने के बाद इसरो के कई सैटेलाइट आधुनिक उपकरणों के साथ डेटा जुटाने में लगे हुए थे और यही कारण है कि पूर्वानुमानों और चेतावनियों के लिए इस सैटेलाइट ने काम किया और उसकी मदद से स्थानीय लोगों को एक तरह से समय से पहले चेताया जा सका। इनसेट 3DR अंतरिक्ष यान लगातार चक्रवात पर नजर बनाए हुए थे और उसी की वजह से तमाम बारीक जानकारियां मिलती रहीं। वार्निंग सिग्नल के जरिए समुद्र में जहाज़ों को सतर्क किया गया, मछुआरों को सतर्क किया गया, उन्हें समुद्र में नहीं जाने दिया गया। तो ये तमाम जो एक तरह से पूरा एक तंत्र जो विकसित किया गया है वो एक बड़ी मजबूत एक तरह से आपदा प्रबंधन दिखाई दिया इस दाना चक्रवात के दौरान भी, जिसका एक बड़ा असर दिखा है कि जनहानि नहीं हुई है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि किस तरह से युद्ध स्तर पर जो तैयारी की गई थी, तटीय इलाकों में वार्निंग सिस्टम भी लगाए गए थे। साथ ही साथ तटीय इलाकों में लोगों के घरों को खाली कराया गया। नदी के समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे थे उन तक चेतावनियों को पहुंचाया गया। तटीय इलाकों में मॉनिटरिंग टावर लगाए गए और इन मॉनिटरिंग टावर के ही जरिए
पहले से ही समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी जा सकी तमाम मछुआरों को, जिसका एक बड़ा असर दिखाई दिया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की गई थी। इसी के साथ कोलकाता बंदरगाह को बंद किया गया था। चेतावनी के तहत ही बंगाल में राज्य आपदा प्रबंधन बल की 13 बटालियनों को तैनात किया गया था। तो ये वो तैयारियां थी जो दाना चक्रवात के पूर्वानुमानों के आधार पर तैयारियां की गई और उन तैयारियों का एक बड़ा असर जमीन पर दिखाई दिया। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। ओडिशा सरकार की ये तमाम वो एक तरह से तैयारियां हैं। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और ये जागरूक करना सिर्फ किसी एक चक्रवात को लेकर नहीं है, ये सिलसिलेवार मतलब मुसलसल किया जाता है और उसका एक बड़ा असर दिखता है। आपदाओं से निपटने की तैयारी, ट्रेनिंग के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है, जिसकी वजह से ही आज हम इस मकाम पर पहुंच पाए हैं कि इस तरह की आपदाओं का, प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करते हैं, उससे जनहानि को बचा सकते हैं। प्रभावित इलाकों से निकाले गए लोगों के लिए 7,200 साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं। ओडिशा में 385 बचाव दलों को तैनात किया गया। साथ ही 20 एनडीआरएफ, 51 ओडीआरएफ, 220 अग्निशमन दल तैयार किए गए थे। चक्रवात के लैंडफॉल को ध्यान में रखते हुए 95 ओडिशा वन विकास निगम दल भी तैनात किए गए थे। साथ ही साथ 213 चिकित्सा दल को तैनात किया गया था। यानी कि हर मोर्चे पे तैयारी की गई थी। दाना चक्रवात से निपटने के लिए 120 पशु चिकित्सा दल भी तैनात किए गए थे। तो पूरे तरीके से एक तरह से मुस्तैदी की गई थी कि कैसे चक्रवात से निपटें और इसको निपटने में भारत ने एक लंबे समय से, यानी कि हम अगर प्राकृतिक आपदाओं का पीछे का रिकॉर्ड देखें तो हम पाते हैं कि किस तरह से जान माल के नुकसान से बचते हुए भारत आज इस पड़ाव तक पहुंच चुका है कि दाना चक्रवात, जो कि एक भीषण चक्रवात था, उससे आज की तारीख में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें न्यूज नाइट में। और आगे आपको दिखाएंगे पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड को मिली बढ़त। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. महाराष्ट्र टूरिज्म। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के पहलवान आगामी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि भारत के पहलवान प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और पदक भी जीत कर लाएंगे। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए हमारे पहलवान जाने के लिए तैयार थे, उसकी टिकट भी हो गई थी, लेकिन तत्काल असर से कोर्ट इशू की वजह से उसके ऊपर ब्रेक लगाई गई थी। मैंने डायरेक्शन दिया कि कोर्ट की मैटर कोर्ट की जगह पे चलती रहेगी, लेकिन मेरे भारत के रेसलर पहलवान वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना चाहिए, उसको जाने का अवसर मिलना चाहिए। और जहाँ भी ज़रूरी कहने की आवश्यकता थी मैंने बातचीत करी है और हमारे रेसलर जाएंगे, खेलेंगे और मेडल लेके आएंगे। और न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको कुछ और देश की बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव जीवन को तेजी से प्रभावित कर रहा है। आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल कर ग्रामीण लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज भारत के दौरे पर हैं। डेल्सी रोड्रिग्ज ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग, योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करते हुए मुद्रा लोन की सीमा में वृद्धि की घोषणा की थी। दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के आरोप में जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि पहले से ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई की मांग की कोई औचित्य नहीं बनता। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह की संसद सदस्यता खतरे में पड़ गई है। दरअसल सदस्यता खत्म करने वाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहिबुल्लाह को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मोहिबुल्लाह पर नामांकन के समय झूठे घोषणा पत्र और फर्जी नाम का प्रपत्र दाखिल करने का आरोप है। भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी एनवीडिया ने करार किया है। इसके साथ ही एनवीडिया ने भारत के लिए खास AI मॉडल लॉन्च किया है। इस AI मॉडल का इस्तेमाल करके फर्म्स अपना खुद का AI मॉडल तैयार कर पाएंगी।
हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को 28 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश भर में बिजली बंद करके कर्मचारी ब्लैक आउट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा महाकुंभ कॉन्क्लेव 25 से 27 नवंबर तक प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाकुंभ 2025 से पहले व्यापक विमर्श, विचार विनिमय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से समाज के विविध वर्गों को जोड़ना है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।